ये मैं आज आपका थर्ड सैम्पल पेपर बायोलॉजी का अपलोड करने जा रही हूँ। ठीक है, तो ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड वीडियोस में, सेकंड सैम्पल पेपर में मैंने बता दिया है कि आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे, सेक्शन ए बी सी डी के कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि और भी क्वेश्चंस जो फ्रेम हो सकते हैं इस पैटर्न में, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मेंशन द टाइप ऑफ होस्ट सेल सुटेबल फॉर जीन गन टू इंट्रोड्यूस ऑन एलियन डीएनए। टाइप ऑफ होस्ट सेल इसमें कैसा होगा? प्लांट सेल। प्लांट सेल को ज़्यादा यूज़ किया जाता है एलियन डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के लिए बाय जीन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl. What was the problem she was suffering from? She was suffering from which disease? Adenosine deaminase deficiency. ठीक है, पता होगा आपको, एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी डिजीज थी उनमें। ठीक है, उस गर्ल में एडीए डिफिशियंसी, जिसे एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू फार्मर्स प्रेफर यूजिंग एपोमेक्टिक सीड्स? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? फार्मर्स कब प्रेफर करते हैं एपोमेक्टिक सीड्स को लिए? टू मेंटेन द हाइब्रिड कैरेक्टरिस्टिक्स। एपोमेटिक सीड्स में हाइब्रिड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ईयर आफ्टर ईयर वो बने रहें और उनको बार बार इस सीड्स को ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि हर साल जो होंगे वो कैरेक्टर्स वही नहीं रह पाएंगे, उनमें सेग्रीगेशन के वजह से वो कैरेक्टर्स सेपरेट हो सकते हैं। तो ईयर आफ्टर ईयर डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ जो हैं वो सीड में बनी रहें। ठीक है, इसलिए वो एपोमेक्टिक सीड्स बनाते हैं कि जिससे उन्हें बार बार उसे बाय ना करना पड़े। नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोड्यूस्ड सहेली। CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी ने बनाया था। राइट एनी 4 फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। 1 फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है? प्लेसेंटा का फंक्शन आपको पता है कि न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन जो है ये एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बार बॉडीज आर फाउंड इन ह्यूमन मेल सफरिंग फ्रॉम ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। तो सेक्स क्रोमोसोम्स की अगर ट्राइसोमी है तो कितनी बार बॉडीज़ हो जाएंगी? सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है तो XXY अगर है तो उसमें बार बॉडीज़ जो होती हैं, जितने X होते हैं उससे एक कम होता है, तो 2X हैं तो 1 होगा, आपका बार बॉडी 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ म्यूटेशन लीडिंग टू अ चेंज इन अमीनो एसिड एट 6 पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। इस तरह के म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। जहाँ पर एक कोड का चेंज होता, कोडॉन का चेंज होता है, उसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। What type of RNA are synthesized by the activity of enzyme RNA polymerase 3 eukaryote cells? RNA polymerase 3 ये ट्रांसक्राइब करता है 3 चीज़ों को, tRNA, 5S rRNA और snRNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। ठीक है, तो क्या क्या होगा? tRNA, 5S rRNA और स्मॉल न्यूक्लियर RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बैगिंग टेक्निक? बैगिंग टेक्निक क्या है? बैगिंग टेक्निक मतलब कि जो फीमेल प्लांट्स होती हैं उनको फीमेल प्लांट्स में से जब मेल पोर्शन को रिमूव कर दिया जाता है और उसके ऊपर डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन्स डाल दिए जाते हैं तो उसे बटर पेपर से कवर कर लिया जाता है, जिससे कि फर्दर कोई कंटामिनेशन ना हो। इसी को हम क्या कहते हैं? बैगिंग टेक्निक। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सीक्रेट ग्रूव्स इन कंजर्वेशन?
इसमें क्या होता है कि ट्राइबल्स जो होते हैं वो पेड़ों के एक टहनी को भी काटने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, वो उसको एक होली थिंग मानते हैं, उसे अलाउ नहीं करते हैं काटने के लिए, कुछ भी उसका यूज़ करने के लिए। तो इस तरह से ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रीज़ जो है इससे बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट है assertion based question. In eukaryotes, DNA is associated with histone forming chromatin. ठीक है, ये ऑप्शन तो सही है ना। हिस्टोन्स आर बेसिक प्रोटीन्स रिच इन बेसिक अमीनो एसिड आर्जिनिन एंड लाइसिन, ये भी सही है। तो इसमें क्या होगा, दोनों सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न जो है वो करेक्ट है। ठीक है, रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, दूसरा असर्शन है डिस्टिलेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सर्टेन एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ये भी सही है। डिस्टिलेशन इंक्रीजेज द एल्कोहल कंटेंट इन एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ये भी सही है। तो दोनों सही भी हैं और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन दोनों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बायोटिक पोटेंशियल is related only when the environmental conditions are limiting, ये wrong statement है। Under such conditions only the population size can increase at its minimum rate, ये भी wrong है। तो दोनों इसमें wrong है। बायोटिक पोटेंशियल जो होता है वो जब तक लिमिटिंग अनलिमिटिंग होगा तो भी ये रियलाइज़ हो सकता है। तो इसमें दोनों ऑप्शंस रॉन्ग हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक्स आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी, सही है। ट्रॉपिक्स आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी, ट्रॉपिक्स रिसीव मोर सनलाइट देन द टेम्परेट रीजन, ये भी सही है। और इसी वजह से बायोडाइवर्सिटी है। तो रीज़न असर्शन दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion PCR is well defined as DNA replication in vitro, तो ये तो सही है। ठीक है, PCR क्या है, DNA रेप्लिकेशन इन विट्रो कर रहे हैं, उसी को हम PCR कहते हैं। और इट इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ ओनली वन एंजाइम दैट इज़ टैग पॉलीमरेज, ये भी सही है। लेकिन इसकी वजह से पहला जो है वो सही नहीं है, मतलब कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। The process of DNA replications takes place in the direction 3' to 5' of the template. The enzyme DNA polymerase performs polymerization 5' to 3' direction. The enzyme helicase opens up the DNA helix to develop a replicating form in prokaryotes. The replicating fork runs in both direction from the point of origin to the point of replication. ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चंस क्या हैं देख लेते हैं। नेम द DNA strand लेबल्ड एज ए, उसमें लेबल्ड एज ए कौन सा स्ट्रैंड था, इसमें लेबल्ड एज ए जो स्ट्रैंड था, देखिए ए स्ट्रैंड आपका था ए स्ट्रैंड, कौन सा ए स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड है। ठीक है,
ए स्ट्रैंड कौन सा स्ट्रैंड है? ए स्ट्रैंड आपका लीडिंग स्ट्रैंड है और बी स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। नेम द डीएनए स्ट्रैंड लेबल्ड बाय ए, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ए। नेम द फ्रैगमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय बी, इसको हम क्या कहते हैं? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, है ना। नेम द एंजाइम विच इज़ रिक्वायर्ड टू जॉइन फ्रैगमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय बी, कौन सा एंजाइम होता है? दैट इज लाइगेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेप्लिकेशन फॉर्क इज डेवलप्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। रेप्लिकेशन फॉर्क किसके एक्टिविटी से बनता है? वो बनता है हेलिकेज एंजाइम के एक्टिविटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ओरिजिन्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक डीएनए? हाउ मेनी ओरिजिन्स आर प्रेजेंट? इसका ऑप्शन क्या होगा? A1। एक ओरिजिन होता है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में ढेर सारे होते हैं। तो ये हो गया आपका पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन 15 नंबर। नेक्स्ट पैराग्राफ है, regular change in temperature that occur at specific intervals of time is called thermoperiodicity. It is of two types, diurnal and seasonal thermoperiodicity. It is a very common phenomenon that different temperature prevails in different season of the year. They favor different aspects of plants and animals. Life term as phenogenology. For example, in wheat, leaf growth requires a temperature of 10 to 25 degrees centigrade, while stem growth is favored by a temperature of 30 degrees centigrade found in early spring of wheat growing areas. Apple requires temperature below 7 degrees centigrade for a period of 800 hours before flowering and fruiting can occur. Low temperature is required for germination of some seeds as well as flowering in some plants. It also determines growth, reproduction, color and morphology of the animals. Both low and high temperature causes stress in organism which is overcome by particular adaptations. Some इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Some plants require low temperature treatment for flowering. Name this phenomenon. इस phenomenon को हम क्या कहते हैं? लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा था, that is known as vernalization. तो ऑप्शन सी सही है। Which of the following represents an adaptation in polar bear to cope up with temperature? पोलर बेयर में क्या प्रेजेंट होता है? प्रेजेंस ऑफ ब्लबर। तो ऑप्शन सी सही है इसका। Next question, a temperature around 10 to 25 degrees centigrade favors growth of dash in wheat plants. इसका क्या होगा? लीफ। लीफ के लिए इंपॉर्टेंट है 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। डिफरेंट टेम्परेचर प्रिवेल इन डिफरेंट सीजन्स ऑफ ईयर। इट रिप्रेजेंट सीजनल पीरियोडिसिटी। डिफरेंट सीजनल के लिए सीजनल पीरियोडिसिटी। एक असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है इसमें, लो एंड हाई टेम्परेचर कॉजेज स्ट्रेस इन ऑर्गेनिजम्स। रीजन, ऑर्गेनिजम्स शो स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू ओवरकम स्ट्रेसफुल कंडीशन। इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन जो रीज़न दिया हुआ है वो पहले वाले का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी सही होगा। सेक्शन बी में आए हम। नेम एनी टू कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, स्टेट हाउ दे आर कॉन्ट्रासेप्टिव। बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375 इसका आंसर होगा। वाई इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस मोर इन ह्यूमन मेल देन इन फीमेल? एक्सप्लेन। क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज़ है, क्योंकि ये जो है ये जीन जो है एक्स क्रोमोजोम लिंक्ड कैरेक्टर है, रेसेसिव जीन है, रेसेसिव एक्स क्रोमोजोम लिंक्ड जीन है। तो मेल में केवल एक ही एक्स है, तो इसके वजह से फीमेल्स में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और फीमेल में अगर एक में प्रेजेंट है, एक एक्स में प्रेजेंट
प्रेजेंट है तो वो कैरियर की तरह काम करेगी। वाई डज द टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय बीटा बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस नॉट किल द बैसिलस इटसेल्फ? क्योंकि ये उनके अंदर, बैसिलस के अंदर ये इनएक्टिव प्रोटीन के फॉर्म में रहते हैं, और ये एक्टिव कब होते हैं? जब इनको एल्कलाइन मीडियम मिलता है। एल्कलाइन मीडियम कब मिलता है? ये इंसेक्ट के गट में जब जाते हैं तो वहाँ पे एल्कलाइन मीडियम मिलता है और ये एक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर सेलेक्टेबल मार्कर्स? व्हाट इज़ देयर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? सेलेक्टिकल मार्कर्स क्या हैं? ये स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए हैं जो हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, और ट्रांसफॉर्मेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करते हैं। तो इसी का यूज़ है यहाँ पर सेलेक्टेबल मार्कर्स का, कि जीन ट्रांसफ़र के बाद हम ये देख सकें कि किस में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और किस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेमिनल प्लाज्मा? सेमिनल प्लाज्मा का मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं? सेमिनल प्लाज्मा के जो सिक्रीशंस हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स के, जैसे कि जो कि हैं 1 पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, 1 प्रोस्टेट ग्लैंड एंड 1 पेयर ऑफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इनके सिक्रीशंस ही सेमिनल प्लाज्मा बनाते हैं। What are the limitations of ELISA टेस्ट? ELISA टेस्ट ये जो है कभी कभी फॉल्स रिजल्ट भी देते हैं, और ट्रू पॉसिबिलिटी में 1.5% फॉल्स रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, और HIV वायरस के केस में ये जब तक 1 वीक के बाद, जब तक वायरस की कुछ क्वांटिटी बॉडी में नहीं हो गई है, तब तक वायरल लोड जब तक बॉडी में नहीं, तब तक ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देंगे। तो ये इसके लिमिटेशंस हैं। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग कॉमन सैलिज्म एंड एमन सैलिज्म। कॉमन सैलिज्म आपको पता है, कॉमन सैलिज्म में क्या होता है? एक बेनिफिट होता है और दूसरा जो ना बेनिफिट होता है ना हार्म होता है। एमन सैलिज्म इस टाइप का इंटरेक्शन है जिसमें एक हार्म होता है और दूसरा ना तो बेनिफिट होता है ना हार्म होता है। ठीक है, कॉमन सैलिज्म में एक बेनिफिट होता है और दूसरा ना बेनिफिट होता है ना हार्म होता है। एमन सैलिज्म में एक हार्म होता है और दूसरा ना बेनिफिट होता है ना हार्म होता है। प्रिडेशन एंड पैरासिटिज्म। प्रीडेटर जो होता है वो किल करता है होस्ट को, प्रे को किल करता है और उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। ये शॉर्ट टाइम का इंटरेक्शन है। और पैरासिटिज्म देर तक का इंटरेक्शन है जिसमें पैरासाइट जो होता है होस्ट के ऊपर रहता है और उसको डैमेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेट द रोल ऑफ सी पेप्टाइड इन ह्यूमन इंसुलिन। मेंशन द चेंजेस दैट प्रो इंसुलिन अंडरगो टू बी एबल टू एक्ट एज मैच्योर इंसुलिन। सी पेप्टाइड जो होता है वो इंसुलिन में ये एक्स्ट्रा स्ट्रेच है पॉलीपेप्टाइड का जो इंसुलिन को इनएक्टिव बनाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्ट्रेच जब ये रिमूव हो जाता है तो ये प्रो इंसुलिन मैच्योर होकर के इंसुलिन में चेंज हो जाती है। मेंशन द रेमेडीज ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस। अब रेमेडीज़ क्या बॉडी लेती है एल्टीट्यूड सिकनेस के लिए? क्या होता है कि आरबीसी का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और क्या होता है? प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है जब हम ऊंचाई पे जाते हैं, जिससे कि ज़्यादा ऑक्सीजन हमें मिल सके, और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन से कम हो जाती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमें बॉडी को मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक्स आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन द रीज़न। ट्रॉपिक्स पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। ट्रॉपिक्स ज़्यादा टाइम तक, मिलियन ऑफ ईयर्स तक जो है ट्रॉपिक्स जो थे ना वो अनडिस्टर्ब्ड थे, डिस्टर्बेंस उसमें नहीं थी। तो इसमें इवोल्यूशनरी टाइम, लंबा इवोल्यूशनरी टाइम इनको मिला है और डिस्टर्बेंस नहीं हुई है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे ज़्यादा है। और यहाँ पे चेंजेस भी कम हुए हैं, सीजनल चेंजेस कम हुए हैं, जिसके वजह से एक टाइप का टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे रिचनेस ज़्यादा है। ठीक है, What kind of threats to biodiversity may lead to its loss? Explain with the example of the term co-extinction. और बायोडाइवर्सिटी लॉस के 4 मेन रीजंस हैं। पहला हैबिटेट लॉस या फ्रेगमेंटेशन, और दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा एलियन स्पीशीज इन्वेशन, और फोर्थ को एक्सटिंक्शन।
ठीक है। तो ये क्वाड्रेट्स जो हैं इनको आपको ईवल क्वाड्रेट्स इन्हें कहते हैं। इनके ये चारों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। को एक्सटिंक्शन मतलब क्या होता है कि अगर एक स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ से एसोसिएटेड है, इंटरेक्टेड है, तो अगर एक एक्सटेंट हो रही है तो दूसरी भी उसके साथ साथ, अगर उनके बीच में म्यूचुअलिज्म है तो वो भी एक्सटेंट हो जाएगी। इसी को को एक्सटिंक्शन कहते हैं। सेक्शन सी, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। आपको एम्ब्रियो सैक का पूरा स्ट्रक्चर बनाना होगा। एंटीपोटल सेल्स, माइक्रोपाइलर एंड एग सेल, पोलर न्यूक्लियाई, ये सब आपको ड्रॉ करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 6 साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम एज ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब 6 साइलेंट फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं कि ह्यूमन जीनोम कितना न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं इसमें, ये फर्स्ट पॉइंट आपको हो गया। ठीक है, एक जीन की एवरेज लेंथ कितनी है, 3000 बेसिस की लेंथ है। लार्जेस्ट ह्यूमन जीन नोन कौन सा है, डिस्ट्रॉफिन है। टोटल नंबर ऑफ जीन एस्टिमेटेड कितने थे, 30,000 थे। 99.9% न्यूक्लियोलाइड्स जो थे वो एग्जैक्टली सेम थे सारे पीपल में। फंक्शंस जो है 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन के अननोन हैं। 2% से भी कम जीनोम जो हैं वो कोड करते हैं प्रोटीन्स को। और रिपीटेड सीक्वेंस ये एक लॉन्ग पोर्शन बनाते हैं ह्यूमन जीनोम का। क्रोमोसोम 1 में जो होते हैं वो मोस्ट जीन्स होते हैं, सबसे ज़्यादा जीन्स क्रोमोसोम 1 में होते हैं। और सबसे कम जीन जो होते हैं वो वाई में होते हैं, वाई क्रोमोसोम में होते हैं। इसमें से कोई भी 6 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड इज बॉर्न विद ADA डिफिशियंसी, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन अ प्रोसीजर फॉर पॉसिबल परमानेंट क्योर। पॉसिबल क्योर सबसे अच्छा इसमें क्या है, जीन थेरेपी है। इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि लिम्फोसाइट्स जो है होती हैं वो ब्लड में से, पेशेंट के ब्लड में से निकाल ली जाती हैं लिम्फोसाइट्स और कल्चर कर ली जाती हैं बॉडी के बाहर। फिर उसके बाद फंक्शनल जो ADA जीन है उसको ADA जीन मतलब उसका जो cDNA है, इस जीन का ADA जीन का cDNA उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इन लिम्फोसाइट्स में। ठीक है, अब ये लिम्फोसाइट्स को वापस पेशेंट की बॉडी में डाल दिया जाता है। अगर इसको एम्ब्रियोनिक स्टेज में करें तो ये ज़्यादा स्टेबल क्योर होगा। नेम एनी अदर पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज़। अदर पॉसिबल ट्रीटमेंट है जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है, ये भी किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द इफेक्ट ऑफ एलियन स्पीशीज इन्वेशन ऑन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ गिवन साइटिंग अमंग any two suitable examples। एलियन स्पीशीज़ को अगर हम किसी पॉपुलेशन में डालते हैं तो उसकी वजह से कंपटीशन पैदा होता है, क्योंकि वो भी क्या करेगा, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया था लेक विक्टोरिया में, जिसकी वजह से 200 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ चिचलिड फिल्स की एक्सटेंट हो गई थी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है जैसे कि पार्थेनियम ग्रास, ये इंट्रोड्यूस किया गया, या फिर आइकॉर्निया, वाटर हाइसेंथ, ये भी क्या है आपके एलियन स्पीशीज इन्वेशन है एग्जाम्पल। नेक्स्ट 30, डिफाइन इम्यूनिटी, डिस्क्राइब डिफरेंट वेज टू डेवलप इम्यूनिटी, राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। डिफाइन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या है, इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ फॉरेन बॉडीज़। ठीक है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की क्षमता फॉरेन बॉडीज़ से, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या तो कोई भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में एंटर ना कर पाए। ये किस तरह से डेवलप की जा सकती है कि हम पैथोजन से अगर एनकाउंटर हो रहे हैं उससे ये इम्यूनिटी डेवलप होती है, वैक्सीनेशन के थ्रू इम्यूनिटी डेवलप होती है, या फिर डायरेक्टली हम एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन लेते हैं उससे भी इम्यूनिटी डेवलप होती है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी आपको पता है कि जब हम एक्सपोजर पाते हैं एंटीजेंस का और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बॉडी में बनते हैं तो वो एक्टिव इम्यूनिटी है। ये स्लो प्रोसेस है। नेचुरल इन्फेक्शन जो होता है वो एक्टिव इम्यूनिटी बनाता है। पैसिव इम्यूनिटी रेडीमेड एंटीबॉडीज़ को जब बॉडी में डालते हैं, ठीक है, ये फास्ट प्रोसेस है क्योंकि एंटीबॉडीज़ को आप डायरेक्टली डाल रहे हैं। और
ये कैसा है, इनॉकुलेशन ऑफ पैथोजेंस के बजाय जब हम एंटीबॉडीज़ को सिंथेसाइज किसी और की बॉडी में, किसी और एनिमल की बॉडी में सिंथेसाइज करके उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये होती है पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी पीपल आर apprehensive of accepting GM crops. Give 3 reasons so as to convince them to use these GM crops. GM क्रॉप्स जो होते हैं, अब उनको कन्विंस करने के लिए, जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं GM क्रॉप्स को, उनको कन्विंस करने के लिए आप क्या क्या पॉइंट्स दे सकते हो, बता सकते हैं आप कि ये GM क्रॉप्स जो होते हैं वो ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं एबायोटिक स्ट्रेसेस के लिए, जैसे कोल्ड, ड्राउट, सॉल्ट, हीट के लिए ये ज़्यादा टॉलरेंट होंगे, और ये ज़्यादा इनमें जो होंगे वो कम रेलियंस होगा पेस्ट कंट्रोलिंग केमिकल्स पे, ज़्यादा कम हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम होंगे, ठीक है। मिनरल यूसेज प्लांट्स ज़्यादा कर सकते हैं जिसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है, और न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हम बढ़ा सकते हैं, प्लांट्स में जो फ्रूट्स हैं उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स के कोई भी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन डी के 3 क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। पहला, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब क्या होता है, जो इंटरमीडिएट ट्रेड शो करते हैं, और को डोमिनेंस क्या होता है कि जब दोनों एलीज डोमिनेंट होते हैं उसको को डोमिनेंस कहते हैं। इंटरमीडिएट वाले का एग्जांपल क्या है, एंटीरेमम या फिर डॉग फ्लावर, जो रेड और वाइट मिल करके जो है फर्स्ट जनरेशन में पिंक फ्लावर्स बनाते हैं। को डोमिनेंस का बेस्ट एग्जांपल क्या है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, है ना। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग साइंटिस्ट इन डिसिफरिंग द जेनेटिक कोड। अब इसमें जॉर्ज गैमो, ये सारे नाम आपके बुक में दिए हुए हैं। जॉर्ज गैमो इन्होंने प्रपोज किया कि जेनेटिक कोड में 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। खुराना, हरगोबिंद खुराना, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, इन्होंने सिंथेसाइज किया था आरएनए मॉलिक्यूल विथ सम सेट्स ऑफ बेसिस। तीसरा, मार्शल नीरेनबर्ग, इन्होंने सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस डेवलप किया, और जो कि हेल्प किया था जेनेटिक कोड को डिसिफर करने के लिए। फिर उसके बाद है सिवेरो ओकोआ, इन्होंने डिस्क्राइब किया एंजाइम, कौन सा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, जो कि पॉलीमराइज करता है आरएनए को विथ डिफरेंट सीक्वेंसेस इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, ठीक है। तो इन्होंने ये एंजाइम डिस्कवर किया था। तो ये चारों नाम और उनके काम याद कर लीजिएगा। स्टेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक कोड इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब जेनेटिक कोड जो होता है, ये जेनेटिक कोड्स जो होते हैं ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। जो इन्फॉर्मेशन होता है वही स्पेसिफिक अमीनो एसिड टीआरएनए कैरी करता है, और उसी के अकॉर्डिंग पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। स्टडी द इलस्ट्रेशंस गिवन एंड आंसर द क्वेश्चंस इन द फॉलोइंग। पहले ये डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। ये है आपका डायग्राम, और अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई ए क्या है, बीच में है, ए क्या है, ओवम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट एंड फंक्शन ऑफ सी क्या है, सी आपका ये है, ठीक है, सी। तो सी क्या है, सी जो है वो है जोना पेल्यूसिडा। ये जोनास पेल्यूसिडा ये ओवम को प्रोटेक्ट करता है और ओवम और स्पर्म के इंटरेक्शन को रेगुलेट करता है। तीसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई डी क्या है, डी जो है ये सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ हार्मोन इन द फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ ए।
रिलीज ऑफ ए क्या था, ओवम। तो जो कौन से हार्मोन है इनके रिलीज के लिए इम्पोर्टेंट, वो है एफएसएच और एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल के ग्राफिन फॉलिकल के फॉर्मेशन में मदद करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो ग्राफिन फॉलिकल का रप्चर करते हैं और ओवम को रिलीज करते हैं। ड्रॉ डायग्राम ऑफ बी सेपरेटली एंड लेबल द पार्ट्स। बी क्या था, स्पर्म था, उसके डिफरेंट पार्ट्स बनाने या लेबल करना है। दैट हेल्प इन द एंट्री ऑफ ए के हेल्प इन द एंट्री ऑफ ए, ओवम में एंट्री करने के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, जो टिप पार्ट होता है हेड पे, जो हाँ एक्रोसोम होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल। दूसरा पार्ट दैट कैरी जेनेटिक मटीरियल, बीच का हेड रीजन जो है जहाँ पर न्यूक्लियस होगा वो जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, दैट मूव्स इन द मूवमेंट, टेल बनाना होगा आपको, ठीक है। तो ये ड्रॉ करके उसे मेंशन करना है। नेक्स्ट, अ फ्लावर ऑफ टोमेटो प्लांट following the process of sexual reproduction produce 240 viable seeds. Answer the following question given reason. What is the minimum number of pollen grains that must have been involved in the pollination of pistil? बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पॉलन ग्रेन्स कितने चाहिए होंगे 240 वाइबल सीड्स बनाने के लिए? 240 पॉलन ग्रेन्स चाहिए होंगे, ठीक है। 240 पॉलन ग्रेन्स ही चाहिए होंगे आपको 240 सीड्स बनाने के लिए। What would have been the number of ovules present in the ovary? 240 seeds के लिए 240 ovules चाहिए। How many megaspore mother cells are involved? एक मेगास्पोर मदर सेल से वायबल एक ओव्यूल ही बनता है, तो 240 के लिए आपको कितने चाहिए? 240 मेगास्पोर मदर सेल्स ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the minimum number of microspore mother cell involved in the above case? माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, और आपको पॉलन ग्रेन्स बनाने कितने हैं? 240। तो 60 × 4 240 होगा, तो 60 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स चाहिए होंगे। हाउ मैनी मेल गैमीट्स आर इन्वॉल्व इन दिस केस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने मेल गैमीट्स इन्वॉल्व होंगे? एक मेल गैमीट आपको पता है एंडोस्पर्म बनाता है, और एक मेल गैमीट जो होता है वो जाइगोट बनाता है। तो एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट होते हैं, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन कितने थे? 240 पॉलन ग्रेन थे, तो मेल गैमीट कितने होंगे? 280, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, हाउ डज द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी रेप्लिकेट इन होस्ट? कैसे रेप्लिकेट करता है, ये पूरा आपका एक फिगर दिया हुआ है बुक में, वो फिगर आप पूरा बनाएंगे। हाउ डज HIV इन्फेक्टेड पेशेंट लूज इम्यूनिटी? HIV पेशेंट लूज इम्यूनिटी क्योंकि उसमें T लिम्फोसाइट्स का लॉस हो जाता है। लिस्ट है 2 सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़। 2 सिम्टम्स क्या हैं डिजीज़ के? फीवर, डायरिया, बहुत सारे डिजीज़ की ससेप्टिबिलिटी हो जाती है, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो ये इसके क्या सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट अंडर फॉलोइंग हेडिंग। प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपको कंप्लीट लिखना है कि फिजिकल रिमूवल कैसे करते हैं पार्टिकल्स का, फ्लोटिंग डिब्रीज का, फिर उसके बाद सेडिमेंटेशन करते हैं। इस सेडिमेंट को हम प्राइमरी स्लज कहते हैं। फिर इस सुपरनेटेंट को जो है इफ्लुएंट कहते हैं। ये एफ्लुएंट जाएगा फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो प्राइमरी इफ्लुएंट आया, जो सुपरनेटेंट आया, वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए क्या, ये कहाँ जाएगा? लार्ज एयरेशन टैंक्स में जाएगा। यहाँ पर माइक्रोब्स ग्रो करेंगे। फिर माइक्रोब्स जब ग्रो करेंगे, बैक्टीरियाज ग्रो करेंगे, तो क्या होगा? BOD की वैल्यू कम हो जाएगी, ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम होगा और BOD की वैल्यू कम हो जाएगी। जिसके बाद इसको डाल दिया जाता है सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में बैक्टीरियाज जो होंगे वो सेडिमेंट हो जाएंगे और वो एक्टिवेटेड स्लज बनाएंगे। बहुत सारे एक्टिवेटेड स्लज जो है फिर से एयरेशन टैंक में वापस भेज दिया जाता है, और कुछ जहाँ पर फिर उससे बायोगैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये पूरा आपको प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट लिखना पड़ेगा, और हो सके तो इसका डायग्राम भी बना दीजिएगा, ठीक है। तो एक सैम्पल, तीन सैम्पल पेपर हमने सॉल्व कर लिए हैं। ये तीनों सैम्पल पेपर्स आप देख लीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। आगे भी मैं सैम्पल पेपर्स और अपलोड करती रहूँगी, और आप इसे देखते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।